हेलो हेलो स्टूडेंट बच्चों, हाउ आर यू। सभी घर पे सेफ एंड फाइन होंगे। बच्चों, मैं अभी तक आपको अमेरिकी वर्चस्व का जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यूटी करता रहा हूँ, उसको आगे पढ़ा रहा हूँ। तो उससे पहले बच्चों मैंने आपको अमेरिका के जो दबदबा था उसके अंदर 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज इराक पर आक्रमण के बारे में बता रहा हूँ। 2003 के अंदर 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नामक से एक सैन्य अभियान चलाया, जिसके अंदर अमेरिका के साथ साथ विश्व के 40 देशों की सेनाओं ने इसके अंदर भाग लिया। हालांकि अमेरिका ने इसमें यूएनओ की कोई अनुमति नहीं दी और इराक में सामूहिक नरसंहार के हथियारों की मौजूदगी के प्रमाण मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया कि हमले का मकसद कुछ और ही है, जैसे इराक के अंदर तेल भंडारों पर नियंत्रण करना, अपने मन मुताबिक वहाँ पर सरकार का गठन करना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद ही घंटों के अंदर तराशाई हो गई, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हुआ। अमेरिका के खिलाफ पूर्वव्यापी जो अभियान था वो उसने जारी रखा और अमेरिका के खिलाफ पूर्वव्यापी विद्रोह भड़क गए। अमेरिका के 300 सैनिकों ने इस युद्ध में मारे, जबकि इराक के सैनिक कहीं बड़ी संख्या के अंदर मारे गए। एक अनुमान के अनुसार लगभग अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक मारे गए, यानी कि कहाँ पर, इराक के अंदर। अब यह बात बड़ी व्यापक मानी जाती है कि एक महत्वपूर्ण हमले में, यानी कि अमेरिकी हमले में, जिस प्रकार से इराक का धराशायी जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और यही अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाता है। अब बेटे क्या होता है वर्चस्व? उसका अर्थ वर्चस्व होता है, देखो इसके अंदर आप बुक्स के अंदर तो सबके पास है, बुक्स तो आप पढ़ ही लोगे। तो उसका वर्चस्व का अर्थ होता है कि अपनी ताकत सैन्य बल से, सांस्कृतिक बल से या किसी भी कारण से पूरे विश्व के अंदर ज़बरदस्ती उसको थोपना है, ज़बरदस्ती उसको अपनाने के लिए मजबूर करना, यानी कि ताकतवर कमज़ोर कंट्री के खिलाफ ताकतवर कंट्री अपने आप का अपना वो वर्चस्व, अपना दबदबा कायम रखना। इसी कारण से विश्व की राजनीतिक को समझने के लिए हमें विश्व के विभिन्न देशों के बंटवारे की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर शीत युद्ध के समर्थन के लिए दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच में ताकत का बंटवारा हुआ। शीत युद्ध के समय अमेरिका व सोवियत संघ, इन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों की अगुवाई थी। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बच गया और अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व पर अपना दबदबा कायम करना उसने प्रारंभ कर दिया। अब बताता हूँ, आज आपको 3 वर्चस्व के बारे में करवाएंगे। पहला आता है हमारा सैन्य वर्चस्व, जिसे हेगमनी शब्द से की जड़ें यूनानी सैन्य वर्चस्व, हेगमनी यानी कि वर्चस्व, हेगमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान से है। इस शब्द में किसी एक राज्य का नेतृत्व का बोध नहीं होता, बल्कि पूरे राष्ट्र का, या एक विशेष व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का बोध होता है। मूल रूप से इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगरों की तुलना में एथेंस की प्रबलता की तरफ बताता है। इस प्रकार हेगमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच में सैन्य क्षमता को विकसित करना या उसको दबदबा कायम करना है। तो बच्चों, जिस तरह एक टांग अमेरिका के हमले के अंदर शामिल थी और अमेरिका ने जिस प्रकार से, एक टांग का तात्पर्य था कि पूरे विश्व के अंदर एकमात्र शक्ति, पूरे विश्व में एकमात्र शक्ति, तो अपना दबदबा उसने जिस प्रकार से कायम किया, वो यानी कि पूरे विश्व को अपनी ताकत का केंद्र बनाना चाहता था। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढ़ी चढ़ी सैन्य ताकत थी। आज अमेरिका की जो सैन्य ताकत है वह विश्व के अंदर अपने आप को अनूठा
बताता है और अपने आप को अनूठे रूप में प्रस्तुत करता है। सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ भी है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो बच्चों, इसका तात्पर्य होगा कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत के अपनी बलबूते पर पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है, और एकदम सही भी है, अचूक भी है, घातक हथियार भी है, और अपनी सेना के युद्ध भूमि में लड़ने की उसके पास ताकत भी है। तो अमेरिकी शक्ति का अनूठापन अपनी इस जगह या इन चीज़ों से भी लगाया जाता है। अमेरिका के नीचे के कुल 12 ताकतवर जो देश हैं वो भी यानी कि उसके साथ भी हैं, यानी कि जो नाटो के अंदर शामिल है ना, वो कंट्री भी अमेरिका की साथ भी हैं। उससे कहीं ज़्यादा उसकी सैन्य ताकत अमेरिका के अपने ऊपर भी है। इसके अतिरिक्त पेंटागन जो उसका रक्षा मंत्रालय है, अपनी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान पर यानी कि रिसर्च, इसी यानी कि अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ही खर्च करता है, अर्थात प्रौद्योगिकी का खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यवस्था नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले में अमेरिका की कुछ कमजोरियां उजागर हुई, लेकिन अमेरिकी इराक की जनता के अंदर जो नेतृत्व की भावना थी उससे अमेरिका क्या पड़ गया, अलग थलग पड़ गया, क्योंकि उसने आम जनता को भी, अमेरिकी इराक हमले में उसने आम जनता को भी परेशान किया था। ये आपके पास स्लाइड है, इसके अंदर दिखाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का सैन्य बजट कितना है, 455.9 अरब डॉलर, और जबकि चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, भारत, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, इनका 449 अरब डॉलर है। इनकी जो बड़े बड़े कंट्री हैं ये अमेरिका के सबके नीचे। जब अमेरिका जो अपना रक्षा का जो बजट है वो 455 अरब अकेला खर्च करता है, जबकि ये जो 12 जो अपने आप को ताकतवर कंट्रीज में शामिल करते हैं, भारत जैसा देश 19.8 अरब डॉलर ही खर्च करता है अपने रक्षा पर, जबकि चाइना 84, रूस 61, फ्रांस 52, ब्रिटेन 50, जापान 45.2, जर्मनी 37, स्पेन ये अपनी रक्षा पर इतना बजट करता है, और अकेला अमेरिका अपने सैन्य बजट पर इतना वहन करता है, तो वो अपने आप को ताकतवर समझता ही है। चलो आगे बढ़ाते हैं। पूरे तरह से समझने में एक ऐतिहासिक परीक्षण की जरूरत होती है। इतिहास इस बात से गवाह है कि साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं उसे जीतने के लिए अपरोध तथा दंड कानूनी जरूरत होती है। इराक के संकट से प्रकट होता है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है, और इसी तरह अपरुद्ध करने के लिए भी दंड की क्षमता भी स्वयंतः है। अमेरिकी सैन्य क्षमता की कमजोरी सिर्फ एक बात से जाहिर होती है कि वह अपने अधिकृत भूभाग में कानूनी व्यवस्था नहीं बहाल कर सकता। तो ये अमेरिकी ताकत का एक मसूरा है। वर्चस्व ढांचा यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाने के लिए। वर्चस्व का दूसरा अर्थ है बहुत अलग है। इसका अर्थ है कि वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर यानी कि विश्व स्तर के ऊपर अपना दबदबा कायम करना, विश्व स्तर पर अपने आप को मजबूत कंट्री के रूप में प्रस्तुत करना, अर्थात अपनी मर्जी से चलाना। ऐसा देखना जरूरी है कि उसके पास यह व्यवस्था कैसे कायम है। साथ ही यह जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना। दबदबा वाला देश एक ऐसे देश के रूप में प्रस्तुत करता है जिससे उनकी ताकत दूसरे प्रतियोगी देश यानी कि वैश्विक व्यवस्था से खुलेपन का फायदा उठाती है। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ में ग्रहण ये भी जरूरी है कि हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए अमेरिकी भूमिका को निभाना पड़ेगा। सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कार्य करना पड़ेगा। अपने आप को स्वच्छ वायु तथा स्वच्छ वातावरण में डालने के लिए जरूरी नहीं है कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने ही यानी कि
वो अपनी ताकत को देखे, बल्कि दूसरे जो कंट्री हैं वो भी इस चीज़ को जाहिर करे। यानी कि अमेरिकी जो वर्चस्व है वो वर्चस्व का जो काम है वो खुले तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था से मुक्त व्यापार, समुद्री व्यापार तथा उनके मार्गों तक संभव रखे। दबदबे वाला देश अपने नौसैनिक ताकत से समुद्री व्यापार तथा मार्गों की आवाजाही के नियमों को तय करे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबोध आवाजाही को सुनिश्चित करता है और यही अमेरिकी वर्चस्व के दबदबे के रूप में कार्य करता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका केवल सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि वो चाहता है कि विश्व के अंदर अपने आप को साम्राज्यवादी ताकत के रूप में इनकी खड़ा करे। साम्राज्यवादी ताकत होता है कि पूरे विश्व के अंदर अपना दबदबा कायम। आप देख रहे होगे कि अब एक एग्जाम्पल होता है कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का तात्पर्य कि जैसे आज इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड WWI वर्ल्ड वाइड वेब है, सभी आधार पर अमेरिकी वर्चस्व अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। यह परियोजना आज भी देख लो कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका उसके अंदर कोई पीछे नहीं है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई और आज इंटरनेट जो उपग्रहों के माध्यम से वैश्विक तंत्र खड़ा किया गया है उसका अधिग्रहण अमेरिका ही है। हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में अपनी वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर इलाके में मौजूद है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका का 28% हिस्सेदारी है। यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को शामिल कर लिया जाए तो विश्व के कुल व्यापार का 15% हिस्सेदारी अमेरिका की है। ये जो पिक्चर है ना, इस स्लाइड ये आपको दिखा रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो दिखाया गया है कि अमेरिका का विश्व सकल घरेलू व्यापार 28%, यानी कि पूरे विश्व के अंदर, यूरोपीय क्षेत्र का 22, जापान का 10, चाइना का 5, ब्रिटेन का 5, भारत का 2, रूस का 2 तथा अन्य कंट्रियों का 26। तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिकी वर्चस्व है ये तो 2005 का आंकड़ा है। यदि हम 2020 का आंकड़ा निकालें तो किताबों के अंदर तो उसके अंदर कहीं, यानी कि जो घरेलू व्यापार है वो कहीं ज़्यादा अमेरिका का मिलेगा। यानी कि अमेरिकी की ताकत केवल सैन्य ताकत ही नहीं बल्कि व्यापार करने में भी विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंट्रियों में ही देखा जाता है। अब आती है उसकी तीसरी ताकत होती है सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक रूप से हम जब देखेंगे। अब एक एग्जांपल है, जैसे MBA की जो पढ़ाई है वो सबसे पहले अमेरिका में शुरू की गई थी। इनकी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकादमी थी वो सबसे पहले अमेरिका में खोली गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वर्चस्व के साथ साथ उसकी अपनी जो ताकत है वो इस क्षेत्र के अंदर भी सबसे आगे है। तो बच्चों, अमेरिकी वर्चस्व का शुद्ध रूप हम संस्कृति होता है कि संस्कृति को अपनाना। जैसे संस्कृति इट मीन्स जैसे हमारा कल्चर है, जैसे इसके अंदर बुक्स के अंदर आपको जब पढ़ोगे तो इसका जो पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज के माध्यम आप पढ़ोगे उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। लेकिन मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे हमारी संस्कृति हम कुर्ता पजामा पहनते हैं या जो भी चीज़ पहनते हैं, अमेरिका के अंदर जीन्स का पहनावा है। आज हम उस जीन्स को अडोप्ट कर रहे हैं, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। जब अपना जो पहनावा है उस पहनावे को हम पीछे बैक फुट पे छोड़ के आ गए हैं। तो अमेरिकी वर्चस्व का शुद्ध रूप केवल सांस्कृतिक या सैन्य नहीं बल्कि हम सांस्कृतिक वर्चस्व भी साथ साथ छोड़ता जाता है धरातल के ऊपर। इसके प्रभुत्व के वर्चस्व के कायम को हम देखते हैं तो आज हम इसकी सांस्कृतिक जो विश्व जिस प्रकार से अमेरिकी संस्कृति को अडॉप्ट कर रहा है तो वो भी इसकी वर्चस्वकारी ताकत को दर्शाता है। यानी कि सांस्कृतिक वर्चस्व के अंदर भी अमेरिका का दबदबा कायम है। हमने आंध्रे का एग्जाम्पल, आपने शुरू के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, ये इसके अंदर आया भी है टॉपिक, NCERT किताब खोलोगे कि आंध्रे कूल जीन्स पहनने की वो अपने ख्वाहिश करता है। तो इट मीन्स यानी कि अमेरिकी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करने के लिए वो अपने माँ बाप को मजबूर करता है। तो आज केवल हम ही नहीं, कहने का तात्पर्य सांस्कृतिक वर्चस्व का तात्पर्य कहने का तात्पर्य कि केवल इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व के जो डेवलपमेंट कंट्री हैं, चाइना जैसे कंट्री है, आज भी इंडिया की ताकत को अपना, इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारी जो कंट्री है वो अमेरिकी ताकत को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं।
तो ये भी सांस्कृतिक वर्चस्व एक प्रकार से हो गया। तो बच्चों, आज मैंने आपको अमेरिकी वर्चस्व की सैन्य ताकत तथा वर्चस्वकारी नीति, सांस्कृतिक वर्चस्व, ये इसके बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत और अमेरिका के संबंध और अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध रहेगा। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी छोटे क्वेश्चन भेजूंगा, वो आपने राइट करने। थैंक यू।